हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के बायोटेक्नोलॉजी के इस लेक्चर क्लास में आपका स्वागत है। इज 4 यूनिट ऑफ क्लास 12 इन विच 2 लेसन फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड सेकेंड इज बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशंस। This unit is important for board and NEET also. बोर्ड में इस लेसन से, इस यूनिट से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और नीट में 4 और 5 क्वेश्चंस इस यूनिट से आता है। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट लेसन। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स अ स्टडी ऑफ technique. Bio means life, you know, and technology means a study of technique. A study of technique. And technique means कुछ नया बनाना, कुछ न कुछ चेंज करना। ओके, लेकिन यहां हम लोग को जानना बायोटेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक रिलेटेड विथ बायोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड टेक्निक को जानना है। जनरल वे में कहते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? इंजीनियर क्या करते हैं? वो कुछ न कुछ नया बनाते हैं। यहां हम लोग जानेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट मींस चेंज और अल्टरिंग इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग्स के लाइफ के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करेंगे, वही टर्म है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल इरकी। टर्म गिवन बाय कार्ल इरकी for large production of पिग्स के कंडीशन में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने टर्म दिया था बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी इट इज द टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड टू, इट इज टेक्नोलॉजी। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो यह बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लिविंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाए, जो प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल हो। उसी टेक्निक का हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उसी टेक्निक का नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो राइट डिफिनेशन, इट इज द definition, it is the technological employment of microorganism means plant cells, animal cells, and their components or biological process or biological process to generate product and services useful to human beings. Okay, it is the technological employment of microorganism, plant cell, animal cell and their components or biological process to generate प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स।
कुछ न कुछ एनिमल सेल, प्लांट सेल में चेंजिंग करके कुछ ऐसा प्रोडक्शन करें जो कि बेनिफिशियल हो, उसी टेक्निक का नाम देंगे बायोटेक्नोलॉजी। according to EFB means European Federation of Biotechnology, European Federation of Biotechnology, it is defined as integration of natural science and organism or their components to generate product and services useful to human beings. इट मीन्स हम किसी सेल का यूज कर सकते हैं, किसी लिविंग्स का यूज कर सकते हैं, या उसके कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं यूजफुल प्रोडक्ट को बनाने में। उसी टेक्निक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। उसी का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हैज ए ग्रेटर स्कोप। इसका अगर हम स्कोप की बात करें तो इसका बहुत सारा स्कोप है। ऐसे तो आपके सिलेबस में एक यूनिट में 2 लेसन बायोटेक्नोलॉजी का दिया गया है, लेकिन इसके अलावे भी दूसरे लेसन में भी इसका कहीं न कहीं रोल है, स्कोप है। एज फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ एनिमल्स। इन एग्रीकल्चर it is used in production of new variety of crops, high yielding varieties of crops, and in medical science it is used in production of different types of medicines, vaccines, different types of pharmaceutical substances. So biotechnology is used in different fields. और इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट लेसन, जो सेकंड लेसन है इस यूनिट का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, कहां कहां किस किस फील्ड में इसका रोल है, इसका स्कोप। ओके, तो ये तो हुआ। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एंड सेकेंड इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का यूज एंशियंट टाइम से ह्यूमन के द्वारा होता रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स सच एज इडली, डोसा, सम एंटीबायोटिक्स, बियर, वाइन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि शुरू से ह्यूमन के द्वारा किसी न किसी रूप में माइक्रोब्स के हेल्प से किया जा रहा है, वह है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट, ट्रेडिशनल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचुरल कैपेसिटी, नेचुरल इफिशियंसी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Before 1970, natural efficiency of living organism or microorganism is used to produce different useful products such as curd, wine, ghee, cheese, bread, vinegar, etc. Different types of useful products are produced by microorganism, and that depends upon कैपेसिटी, इफिशियंसी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन 1970 के बाद 1917, आफ्टर 1917 न्यू टेक्नोलॉजी
by developed, that is called modern biotechnology. It is new. Modern technology बाद में आया, modern है. New and useful traits in crop varieties and animal breeds are created with the help of genetic engineering. Animal breeds, crop varieties, और लिख सकते हैं crop varieties, human products, etc. are created with the help of genetic engineering, means by altering of genetic material. As for example, आप सभी जानते हैं डायबिटीज, और डायबिटीज डिजीज के कंट्रोल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन का, मेडिसिन का यूज किया जाता हुआ है इंसुलिन. इंसुलिन, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? पैंक्रियाज में. ओके, पैंक्रियाटिक सेल मीन्स cells of islets of Langerhans secretes insulin, and insulin is used in treatment of diabetes or diabetic patient. Okay, तो डायबिटीज में इंसुलिन का यूज किया जाता है. डायबिटिक पेशेंट का नंबर बहुत ही ज्यादा है, और उस पेशेंट को डायबिटीज के लिए मेडिसिन अवेलेबल कराने के लिए इंसुलिन लाना होगा. अब इंसुलिन कहां से आए? तो पहले 1917 के पहले की बात करें, जिस समय मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी नहीं आया था, उस समय पिग और काऊ को मारकर उसके बॉडी से पैंक्रियाज को निकाला जाता था. उसके पैंक्रियाज को क्रश करके उससे फिर इंसुलिन को निकाल करके मार्केट में सप्लाई किया जाता. अब सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी में जो डायबिटिक पेशेंट है, सारे को इंसुलिन का अवेलेबल कराने के लिए कितने काऊ और पिग को मारा जाए. लेकिन जब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आया तब उस पर रोक लगी. अब क्या किया गया? एग्जाम्पल अगर हम देखें, ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग insulin has been transferred and expressed in E. coli बैक्टीरिया. अब क्या किया गया? ह्यूमन से इंसुलिन बनाने वाले जीन को निकाल लिया गया और उसे ई कोलाई बॉडी के में डाल दिया गया. अब वह ई कोलाई इंसुलिन का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और वही इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है. तो यही है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, मीन्स अल्टरिंग इन जेनेटिक मटेरियल. किसी एक के जीन को दूसरे में ट्रांसफर कर देना. इसको अगर सिंपल एग्जांपल से समझे, मान लिया ए और बी दो पर्सन है. सपोज दैट ए और बी दो पर्सन है. इसमें कुछ यूजफुल, सपोज दैट एग्जांपल हम लेते हैं हेयर्स का जीन. हेयर्स का जीन इसमें काफी एक्टिव है और इसके बॉडी पे, इसके हेड रीजन में हेयर नॉर्मल है, काफी हेयर है. लेकिन अगर बी पर्सन है, इसके हेड रीजन में हेयर नहीं है. रिजल्ट अब क्या करना होगा? क्या करेंगे? इसमें हेयर को डेवलप करना चाहें तो इसके जीन को निकाल करके इसके बॉडी में डालना होगा. यहां से यहां जीन को लाना होगा. आप अपने घर से अपने दोस्त के घर जाते हैं तो क्या यूज करते हैं? कोई न कोई व्हीकल यूज करते हैं, टैक्सी यूज करते हैं. ओके, व्हीकल और टैक्सी. तो यहां भी जीन को ट्रांसफर करने के लिए कोई न कोई व्हीकल का रिक्वायरमेंट होगा. That is called DNA vehicle, also called DNA taxi, and also called vector. Vector helps in transfer of DNA from one livings to another livings. It means vector used in genetic engineering. आगे फिर हम देखेंगे इसके टूल्स में. तो ये हुआ, there are two types of biotechnology, modern and old. Now see, principles of biotechnology. There are mainly two principles. First, genetic engineering,
टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए के केमिस्ट्री को चेंज कर देना है, और चेंज करने के बाद उसे क्या करना है, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना होगा, और जिस होस्ट सेल में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे रिजल्ट क्या होगा, उसका जीनोटाइप चेंज होगा, जीनोटाइप के साथ साथ फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड thus चेंजेस द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जब किसी लिविंग से बॉडी में बाहर से कुछ फॉरेन डीएनए को जीन को डालेंगे, रिजल्ट उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, जीनोटाइप चेंज होगा, और जब जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकंड प्रिंसिपल इज मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल कंडीशन। एक चीज यहां देखिए, अब जिस लिविंग्स का जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया गया, नया बन गया, चेंज ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीएमओ मीन्स genetically modified organism. Okay, and second, maintenance of a sterile condition in chemical engineering process to grow only desired cells for production of chemicals such as antibiotic, vaccine, etc. यानी हमने किसी एक के जीन को निकाल कर दूसरे में डाल दिया, डालने के बाद उसको ग्रो कराया जाएगा, तो जिस केमिकल में ग्रो कराया जा रहा है, न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो कराया जा रहा है, कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जा रहा है, वह कल्चर मीडियम कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, उसमें माइक्रोब्स का अटैक नहीं होना चाहिए। वही मैं लिखा हूं स्टेराइल कंडीशन होना चाहिए। अगर माइक्रोब्स का अटैक होगा उस सेल को डैमेज कर देगा और फिर हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो सेकंड स्टेज ये है। जैसे अगर हम बात करें, मान ले कोई ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले इस ऑर्गेनिज्म से हमने सेल को अलग किया। ओके, इस सेल से हम क्या करेंगे, डीएनए को निकाल लेंगे। कैसा डीएनए निकालेंगे, तो डिजायर्ड कैरेक्टर वाला डिजायर्ड डीएनए, ठीक है ना। दिस डिजायर्ड जीन इज डीएनए इज अटैच्ड विथ वेक्टर डीएनए। दिस इज अटैच्ड विथ वेक्टर डीएनए। इस वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया जाएगा, और दोनों को जोड़ने के बाद वेक्टर डीएनए मीन्स टैक्सी की बात हमने जो किया, टैक्सी और व्हीकल जो कि ले जाने वाला है, तो हम वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया, जो बना दैट इज कॉल्ड आरडीएनए। आरडीएनए मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाम क्या देंगे, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड also called recombinant DNA also called chimeric DNA. RDNA also called chimeric DNA. Now it is transferred in suitable host. अब इस डीएनए को, chimeric डीएनए को होस्ट सेल में डाला जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द टेक्निक, मेथड्स, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना। अब है कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए का फॉर्मेशन कोहेन और बोयर के द्वारा किया गया था। कोहेन और बोयर के द्वारा किया गया था। उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लिविंग्स से, माइक्रोब से, बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाले, और निकालने के बाद उसे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिए, और जोड़ करके बना दिए क्या, आरडीएनए, और फिर उसको ट्रांसफर कर दिए होस्ट सेल में, एंड होस्ट सेल वाज ई कोलाई। रिजल्ट क्या हुआ कि ई कोलाई में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कैपेसिटी डेवलप हो गया। Now see, S. Cohen and H. Boyer, Stanley Cohen and Herbert Boyer made first recombinant DNA, RDNA recombinant DNA 1972। इन्होंने क्या किया,
An antibiotic resistance gene is ligated with plasmid of Salmonella typhimurium, made first rDNA by linking an antibiotic resistance gene with a plasmid of Salmonella typhimurium. Plasmid क्या है? What is plasmid? Plasmid is self-replicating extrachromosomal circular DNA. Self-replicating extrachromosomal circular DNA. It means प्लाज्मिड में भी रिप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। अगर किसी जीन को हम ऐसे ही किसी डीएनए सेगमेंट के साथ जोड़ दें जिसमें कि रिप्लिकेशन नहीं हो तो रिजल्ट क्या होगा कि 1 से 2 कॉपी नहीं बन पाएगा और उसका फिर प्रोडक्शन आगे नहीं होगा। तो हमें वैसे डीएनए के साथ ही डिजायर्ड डीएनए को जोड़ना होगा जिसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेसिटी है, और वह कैपेसिटी था प्लाज्मिड में। सो प्लाज्मिड इज ऑटोनोमसली और सेल्फ रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ओके, आफ्टर Herbert Boer and Stanley Cohen, Paul Berg, known as father of genetic engineering, transferred gene of SV40 virus, a type of virus also called simian virus, into E. coli. E. coli के बॉडी में SV40 वायरस के जीन को डाले। किस वेक्टर के हेल्प से? यहां तो वेक्टर यूज किया गया था क्या? प्लाज्मिड, टैक्सी इज प्लाज्मिड, बट इन दिस कंडीशन टैक्सी और वेहिकल इज लैम्डा फेज, दैट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, अब देखना है कि कोहेन और बोयर ने कैसे आरडीएनए का फॉर्मेशन किए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मान लिया जाए एक हम लेते हैं फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए एक सेगमेंट है, डिजायर्ड डीएनए, और यहां है प्लाज्मिड। दिस लाइक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, दिस इज प्लाज्मिड एंड दिस इज फॉरेन डीएनए और डिजायर्ड डीएनए, जिस कैरेक्टर को हम डेवलप कराना चाहते हैं। बोथ डीएनए इज कट इनटू पीसेस बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से कट किया गया। देखिए रिजल्ट क्या हुआ, दिस राइट, कट किया गया यहां से, ठीक है, और इधर ए भी स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, अलग अलग फ्रैगमेंट बन गया। नाउ दीज टू डीएनए मीन्स प्लाज्मिड एंड फॉरेन डीएनए और डिजायर्ड डीएनए बोथ आर connected, linked. This way. With the help of ligase enzyme. With the help of ligase enzyme. Now, this is transferred in ई कोलाई से। अब इस ई कोलाई में इसको डाल दिया गया, कहां डाल दिया गया? ई कोलाई में। ओके, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन कराया गया तो बहुत सारा ई कोलाई बन गया। और दोनों इकोलाई में डिजायर्ड जीन, जिस कैरेक्टर का जीन हमने डाला था, यहां हमने बात किया किसका? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इट मीन्स
In E. coli, resistance capacity of antibiotic was also developed by or due to transfer of desired gene or this is a method by which Cohen and Boer made first rDNA. This is rDNA, recombinant DNA, also called chimeric DNA. rDNA also called chimeric DNA. Okay, and this figure is important for board. यह फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बोर्ड में इससे ये फिगर कभी कभी बनाने के लिए आता है। अब देखिए ई कोलाई बॉडी में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस जीन का मल्टीप्लाई कराया, रेजिस्टेंस जीन का मल्टीप्लाई कराया और इस प्रोसेस का नाम दिया था क्लोनिंग। क्या नाम देंगे, क्लोनिंग। तो कह सकते हैं द एबिलिटी to multiply copies of antibiotic gene in E. coli is called cloning of cloning of antibiotic resistance gene in E. coli। रेजिस्टेंस जीन का क्लोनिंग कहां कराया गया, तो ई कोलाई में कराया गया। अब देखिए दिस प्रोसेस वाज सक्सेस पॉसिबल ड्यू टू सम मेन डिस्कवरीज। It was possible due to some main discoveries। क्या क्या डिस्कवरी यहां हुआ तब ये पॉसिबल हुआ। फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट डिस्कवरीज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम और प्लाज्मिड। इस तीन के हेल्प से ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और अगर हम इसके स्टेज की बात करें तो स्टेज भी तीन है। देयर आर मेन 3 स्टेप्स। फर्स्ट, सबसे पहले हम डिजायर्ड जीन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको वेक्टर के साथ, व्हीकल के साथ अटैच करेंगे, होस्ट बॉडी में ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद होस्ट सेल को सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो देयर आर 3 मेन स्टेजेज और दीज आर 3 मेन स्टेजेज और स्टेप्स। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन्स। सबसे पहले हम डिजायरेबल जीन वाले जीन को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसको अटैच करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ओके, आफ्टर दैट मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। पहले तो उसके हम होस्ट सेल में उसको मेंटेन करेंगे, जो उसका प्रॉपर रिप्लिकेशन होगा उसके लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और फिर जब वो रिप्लिकेट करेगा तो अगले जनरेशन में, अगले प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दीज आर द 3 मेन स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए और आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, अब है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मेन जो प्रोसेस है उसको हम लोग 2 स्टेज में पढ़ेंगे। आरडीएनए टेक्नोलॉजी को 2 स्टेज में पढ़ेंगे। फर्स्ट, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज प्रोसीड्यूर। पहला हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और सेकंड में पढ़ेंगे उसका मेथड्स और प्रोसेस और प्रोसीड्यूर।
ओके, अब टूल्स में देर आर मेनली 4 टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी. फर्स्ट एंजाइम, सेकंड वेक्टर, थर्ड पैसेंजर डीएनए एंड फोर्थ होस्ट. फर्स्ट एंजाइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड. अभी 2 का नाम बताया मैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम. आगे और नाम देखेंगे. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम. फर्स्ट टूल्स इज एंजाइम, second is vector, vehicle, taxi, etc. that transfer the DNA from one organism to another organism. And third, passenger DNA. Passenger DNA means DNA with desired gene, suitable gene, जिसको कि हम ट्रांसफर कराना चाहते हैं, जिसका कैरेक्टर या प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं. दैट इज पैसेंजर डीएनए. एंड फोर्थ इज होस्ट सेल और होस्ट इन विच पैसेंजर डीएनए इज मल्टीप्लाइड. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. पहले देखेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. यानी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का हम लोग 2 स्टेज में पढ़ेंगे, एक टूल्स और दूसरा प्रोसेस. तो पहले टूल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रोसेस पढ़ेंगे. ओके, थैंक्स.